अचानक मोदी ने ऐसी चाल चली कि चंद्रबाबू नायडू, जो अब तक बगावती तेवर दिखाने लगे थे कि उन्हें स्पीकर पद दो वरना वो नाराज हो जाएंगे, अचानक से चंद्रबाबू नायडू अब ठंडे पड़ने लगे। जब आप मोदी के इस चाल के बारे में सुनेंगे तो आपको भी पक्का यकीन हो जाएगा कि मोदी को पढ़ना इतना आसान नहीं है। अचानक से जो मोदी विरोधियों के बाछे खिलाई थी, ऐसा लगा कि चंद्रबाबू नायडू इतनी बड़ी बगावत कर देंगे कि बीजेपी की मोदी सरकार गिर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मोदी ने कैसे संभाला इसे, जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अचानक से खबर आ रही है कि अब की बार बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष आंध्र प्रदेश से बनाने वाली है। ऐसी खबर आ रही है। आंध्र से क्यों अब बनाने जा रही है बीजेपी? चंद्रबाबू नायडू ने यह मांग की थी कि अब की बार लोकसभा अध्यक्ष उनके पास होना चाहिए, यानी उनकी पार्टी का ही कोई सांसद बने। एक तो उन्होंने 4 मंत्री पद मांगे लेकिन मिले 2, अब लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मांगा। लेकिन मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की मांग पूरी भी कर दी और नहीं भी पूरी की। मांग पूरी की लेकिन टीडीपी का लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनने जा रहा है, इतना पक्का हो गया है। तो ये कैसे हुआ? खबर है कि आंध्र प्रदेश से बीजेपी की टिकट पर राजमुंद्री सीट से जीतकर आने वाली डी पुरंदेश्वरी यानी दुग्गाबाती पुरंदेश्वरी को बीजेपी लोकसभा का अध्यक्ष बना सकती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को जिंदा करने वाली, मजबूत करने वाली नेता का नाम है डी पुरंदेश्वरी। कांग्रेस की सांस जिनके नाम से अटकने लगती है। आंध्र में बीजेपी की जीत की सुनहरी कहानी जिसने लिखी है। आज हम उसी महिला नेता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिनके तेवर के आगे आंध्र में कांग्रेस के पांव उखड़ गए। वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी की हार की आधी कहानी अगर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने लिखी तो आधी कहानी इस अकेली महिला ने लिखी है। मोदी और अमित शाह और बीजेपी का केंद्र नेतृत्व अब उनको इतना बड़ा पद देने जा रहा है जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। हम जिस महिला की बात कर रहे हैं उन्हें दक्षिण का सुषमा स्वराज कहा जाता है, और हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब वो बोलने के लिए खड़ी होती हैं तो सामने वाला चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, ठहर कर उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका ही नाम है दुग्गाबाती पुरंदेश्वरी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विधानसभा में 10 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीत गई। इसी तरह बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उनमें से 3 जीत गए। इसके पीछे जो इंजीनियरिंग बताई जा रही है वो दुग्गाबाती पुरंदेश्वरी की थी। खुद दुग्गाबाती पुरंदेश्वरी ने आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री सीट से जीत हासिल की। आंध्रा में एनडीए ने 175 में से 164 सीटें विधानसभा में जीत ली। दुग्गाबाती पुरंदेश्वरी के बारे में अब जरा डिटेल में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा होने लगा उससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करती थी। उन्हें कांग्रेस का दिग्गज नेता माना जाता था। बहुत कम लोगों को पता है कि डी पुरंदेश्वरी एनटी रामाराव यानी कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी। एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में टीडीपी के संस्थापक रहे। वो चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते में साली लगती हैं दुग्गाबाती पुरंदेश्वरी, और जो एनटी रामाराव हैं वो ससुर लगते थे। 1995 में एनटी रामाराव का निधन हो गया। 1996 में जब चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस की सरकार गिराई और टीडीपी पर कब्जा किया, तब डी पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का समर्थन दिया। साल 1996 में नरसिम्हा राव को बहुमत नहीं मिला लोकसभा के चुनाव में। तत्कालीन राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह सरकार 13 दिन ही चल पाई। उसके बाद एक संयुक्त मोर्चा बनाने वाले थे चंद्रबाबू नायडू, जिसने बंगाल के तत्कालीन सीएम ज्योति बसु को पीएम के लिए प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन ज्योति बसु बहुत कारणों की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। चंद्रबाबू नायडू को उस साल भी पुरंदेश्वरी का समर्थन मिला। फिर तो चंद्रबाबू नायडू ने आईके गुजराल के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया और उनके इस प्रस्ताव पर कई दलों ने हामी भर दी। फिर साल 1996 में ही पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का समर्थन किया और चंद्रबाबू नायडू किंग बन गए। लेकिन 2004 में जब दुग्गाबाती ने टीडीपी छोड़ दिया, जब उन्हें लगने लगा कि टीडीपी में उन्हें किनारे किया जा रहा है, उनके पिता की ही पार्टी में वो किनारे लगाई जा रही, तब वो कांग्रेस में आ गए और तब पूरी तरह से टीडीपी पर प्रभुत्व हो गया चंद्रबाबू नायडू का। कांग्रेस की टिकट पर पुरंदेश्वरी साल 2004 में बापटला और 2009 में विशाखापट्टनम में जीत चुकी हैं। 2014 के चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश को कांग्रेस ने 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे पुरंदेश्वरी इतनी नाराज हो गई
कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया और तब वो बीजेपी में आ गई। दुर्गावती पुरंदेश्वरी धारा प्रवाह बोलती है। जब वो बोलती हैं तो कई लोग कहते हैं कि उनके बोलने का स्टाइल सुषमा स्वराज से मेल खाता है। पूरे अधिकार के साथ बोलती हैं। अगर उनको लगता है कि किसी चीज को लड़कर लिया जा सकता है तो वो वहां लड़ती भी है। उनके भाषणों में एक भावुकता का भाव होता है। मतलब जब वो आंध्र प्रदेश में लोगों को संबोधित कर रही होती है तो एक इमोशनल टच की वजह से लोग उनकी बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी वजह से उन्हें दक्षिण का सुषमा स्वराज कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः 3 समुदाय खासतौर पर होते हैं, कम्मा, कापू और रेड्डी। डी पुरंदेश्वरी इसी कम्मा समुदाय से आती है। चंद्रबाबू नायडू भी इसी कम्मा समुदाय से आते हैं। आंध्र प्रदेश में 15% आबादी कापू की है, करीब 5% आबादी कम्मा की और 6.5% आबादी रेड्डी की। कम्मा, कापू और रेड्डी तीनों को जोड़ दे, तीनों ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और अगर तीनों को जोड़ दे तो इनका कुल 26% वोट बैंक बनता है। डी पुरंदेश्वरी इस पर खास पकड़ रखती है और अब की बार जो बीजेपी और एनडीए ने जो जबरदस्त जीत हासिल की है उसके पीछे उनकी यही सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है। खैर, मोदी के इस चाल पर जो डी पुरंदेश्वरी को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बनाने की तैयारी की है और कहा जा रहा है कि इससे चंद्रबाबू नायडू भी खुश हो गए क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बन रहा है और बीजेपी भी खुश कि उनका एक सांसद बन रहा है लोकसभा का अध्यक्ष। जो बीजेपी ने ये चाल चली है इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।